इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्टडी के क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं डिजीज रोग। तो रोग में हम बरसात और गर्मी के मौसम में होने वाले रोग, विभिन्न तरह के रोगों पर जो आपको संक्रामक रोग हैं उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का रोग है आपको मलेरिया फीवर, है ना। ये बरसात में होने वाला एक रोग है ना। और ये भी एक संक्रामक रोग है। जुलाई से अक्टूबर के माह में आपको जब बरसात शुरू होता है और बरसात समाप्त होने का कगार पड़ता है तो इस पीरियड में इस आपको रोग से आदमी ज़्यादा ग्रसित होता है। जैसे दो पैरासाइट्स जो होते हैं, इसको आपका एक कोशिकीय पैरासाइट्स परजीवी होते हैं जो भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं और इन्हीं कारणों से आपको मलेरिया बुखार आपका होता है ना। और इस पैरासाइट्स का आपको वाहक होते हैं आपका मदा एनोफिलिस मच्छर, है ना। यही उसके वाहक होते हैं। इन्हीं के द्वारा ये पैरासाइट्स घूमते रहते हैं और आपके स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आपको अटैक करते हैं, काटते हैं, तो फिर मलेरिया फीवर होता है। कैसे, कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइविक्स और प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, दो ये पैरासाइट्स हैं जो मदा एनोफिलिस के द्वारा, है ना, आपको भ्रमण करते हैं। उन्हें यही वो के वाहक होते हैं और आपको मलेरिया को फैलाने में इन्हीं मच्छर का आपको एक मतलब वाहक होता है जो विभिन्न तरह के एरिया में, हर एक आपको भारत में हो चाहे जिस एरिया में हो, आपको अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं। लेकिन भारत में ये दो मुख्य रूप से पैरासाइट्स जो है ज़्यादा आपको प्रभावी होते हैं, है ना। अब देखिए, नर मादा मच्छर जो है वो आपको किसी इन्फेक्टेड मलेरिया से ग्रसित मनुष्य को जब काटता है तो वो मलेरिया के आपको पैरासाइट्स जो उसके मनुष्य के शरीर में रहता है वो ब्लड के माध्यम से आपको मच्छर के शरीर में चलाता है और वो दूसरे स्वस्थ मनुष्य को जब काटेगा तो फिर उसमें मलेरिया के लक्षण आएंगे, है ना। ये आपका मतलब वाहक के रूप में कैसे काम करते हैं आप देखें। जैसे मानते हैं एक मलेरिया से रोग से ग्रसित मनुष्य, उसको अगर मदा एनोफिलिस मच्छर काटता है तो उस मनुष्य में जो मलेरियल पैरासाइट्स जो हैं प्लाज्मोडियम वाइविक्स और प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ये आपको उस ब्लड के माध्यम से मदा एनोफिलिस मच्छर में आ जाते हैं, है ना। और वो मदा एनोफिलिस मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटेगा तो फिर आपको उसको मलेरिया फीवर आपको होगा। देखिए, ये मच्छर जो है अक्सर जैसे हम कल बताए थे आपको मतलब डेंगू फीवर में उसका वायरस जो है आपको एडिस नामक मच्छर जो होता है वो काटता है दिन में, लेकिन इसका आपको मच्छर जो है आपको मलेरिया का मच्छर जो होता है फीमेल आपको मदा मच्छर जो वो आपको रात में या संध्या में काटता है। देखिए, अब ये जो है मच्छर काटने के बाद में आपको 48 से 72 घंटा के बाद में आपके उसके शरीर में उपद्रव पैदा करता है। कैसे उपद्रव पैदा करता है? तो सबसे पहले ये जो है आपको मच्छर जब काटता है तो डायरेक्ट वो पैरासाइट्स आपके लीवर पर अटैक करता है ना। और लीवर के माध्यम से फिर वो आपको ब्लड में रेड ब्लड कार्पल्स पर अटैक करता है। और वहाँ से जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद में मनुष्य में ये आपको लक्षण देखने को मिलते हैं कि आपको जाड़ा देकर बुखार आएगा, है ना। टेम्परेचर उसका 105 डिग्री तक जाएगा। पल्स रेट भी आपका उसका नाड़ी की गति भी बढ़ जाएगी, 120 से 140 तक जाएगा, है ना। और सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, अधिक पसीना होना, है ना, न्यूजिया, वोमिटिंग, है ना। और साथ साथ में आपको बदन दर्द, पेट दर्द, है ना, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ये लक्षण आएगा आपको मलेरिया बुखार जब अटैक करेगा तब। अब देखते हैं इस मलेरिया बुखार से कौन कौन ग्रसित हो सकता है। जैसे मानते हैं महिला कोई है प्रेग्नेंट है, अगर मलेरिया रोग से ग्रसित है तो फिर उसको होने वाला बच्चा को भी गिरफ्त में आ सकता है। या जिसके शरीर में मलेरियल पैरासाइट्स हैं
है ना। अगर उसका ब्लड किसी दूसरे में आपको दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, तो उसके माध्यम से भी उसके मलेरिया पैरासाइट उसके शरीर में जा सकते हैं, उसको मलेरिया हो सकता है ना। इसके द्वारा ये जो आपको पैरासाइट्स हैं सीधे डायरेक्ट आपको लीवर पर अटैक करते हैं, है ना। तो लीवर पर अटैक करते हैं तो लीवर के सेल टिश्यू को डैमेज करते हैं। इसके चलते लीवर भी इन्लार्जमेंट हो सकता है और साथ साथ में जॉन्डिस की भी शिकार हो सकता है मरीज। उसके बाद में ये आपको डायरेक्ट आरबीसी पर, रेड ब्लड कार्पल्स पर अटैक करता है, उसके सेल को डैमेज करता है, डेड करता है। तो डेड सेल जो है आपको जाकर जमा होता है कहाँ पर, स्प्लीन में। तो स्प्लीन में जब जमा होगा तो वहाँ पर जमा होने के फलस्वरूप वो स्प्लीन को भी शेप साइज को उसमें भी इन्लार्जमेंट पैदा कर देगा, उसके साइज को भी बढ़ा सकता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये हुआ आपको मतलब जो आपको पैरासाइट्स जो अटैक करते हैं, तो आपको इस तरह के आपको देखने को मिलता है कौन कौन ग्रह में। अब इसके अलावा हम देखते हैं ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कल जैसे हम डेंगू फीवर के बारे में बताए थे, उसका ट्रीटमेंट बताए थे, सेम बुखार में आपका फीवर में आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का मेडिसिन नंबर 1 मेडिसिन F1 और F2 है। लेकिन यहाँ पर हम F1 और S10 साथ साथ में आपको A1 और भरवन का आपको 10th डाइल्यूशन मिक्सचर देंगे। जब मरीज आपको ज़्यादा फीवर उसका टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पर हम जल्दी आपको इस मेडिसिन को देंगे आपको 10th डाइल्यूशन में। फिर आपको वाई और F2 को एक्सटर्नल 24 नंबर स्थान पर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में उसका कंप्रेस लगाएंगे, तो फिर आपका फीवर डाउन होगा। जब फीवर डाउन हो जाएगा तो ये बार 4 घंटे 6 घंटे के बाद फिर अटैक करता है मलेरिया। कभी 1 दिन 2 दिन के बाद भी अटैक करतेगा, कभी 4 दिन के बाद भी अटैक करता है। अगर फीवर मलेरिया का फीवर अगर डाउन हो जाता है तो अब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि कौन सा देंगे? आप S1 F1 और आपको भरवन को हेवी डोज में खिलाइए जब बुखार नहीं रहता मरीज को, है ना, दोबारा अटैक होने से बचाएगा, है ना। फिर जब आपका जो अटैक आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो फिर आप 10 डाइल्यूशन में दीजिएगा। उस पीरियड में अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो आप S10 खिलाइए, है ना। S1 भी आप दे सकते हैं और S11 का भी प्रयोग कर सकते हैं स्थिति के अनुसार, है ना। जैसे आपको अनडाइजेस्टेड फूड अगर आ रहा है तो आप S10 का प्रयोग करेंगे, और नहीं आ रहा है तो सीधे पानी आ रहा है या वोमिटिंग हो रहा है तो उसमें आप S1 का प्रयोग करेंगे। कभी कभी S11 की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी पेशेंट को कंस्टिपेशन हो गया, कब्जियत हो गया, तो फिर वहाँ पर आप S10, C10 और भरवन का आपको मतलब मिक्सचर देंगे फर्स्ट डाइल्यूशन में। या कभी कभी आप S-लास को भी आप दे सकते हैं। नाइट में 20 पिल्स आपको सुसुम गुनगुने पानी से दीजिए, आपको S-लास उसके मतलब पैखाना को खुलासा लाएगा। इसके अतिरिक्त इस परिस्थिति में अगर डायरिया हो जाता है तो वहाँ पर S10 की आप फर्स्ट डाइल्यूशन दीजिए, और फिर उसके बाद में ड्राई पिल्स उसकी सूखी गोलियाँ को बार जब पैखाना होता है उसके बाद में उसको खिलाइए, है ना। ड्राई पिल्स आपको पैखाना भी कंट्रोल होगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मलेरिया में आपको मतलब मलेरिया फीवर और आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ। कल हम इसके बाद में दूसरे वीडियो में आपको टाइफाइड फीवर और चिकन पॉक्स और आपको विजल्स पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ चलेंगी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।